सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप। जैसे कि हम सारे एक नई 7QC टूल्स की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। तो उसी में आज एक मेरा नया टूल है जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो आइए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शेयर करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कुछ मेरे व्यूज़ और आपके साथ के साथ। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को देखिए इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके फाउंडर थे उनका नाम था काओरू इशिकावा। एंड इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसका स्केलेटन देखें, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये एक फिश की तरह लगता है। ये है काओरू इशिकावा, जिन्होंने ये एक बहुत ब्यूटीफुल टूल दिया, जो कि इंडस्ट्री में आज की डेट में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। क्योंकि ये टूल ये बताता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई है, तो जो आपके प्रोसेस रिलेटेड 4 मेन एलिमेंट हैं, जिनको हम मेंटेन भी करते हैं फोरम चेंज के रेस्पेक्ट में इंडस्ट्री में, उन एलिमेंट्स में हम क्या क्या फिगर आउट करते हैं, हम क्या क्या उस पर वर्किंग करते हैं, हम कितना उसको ड्रिल डाउन करते हैं, हम कैसे उसमें से जो कारण है, जैसे जो कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, वो कारण आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर हम एक सिमुलेशन टेस्टिंग करते हैं। सिमुलेशन टेस्टिंग का मतलब कि ये कॉज और इस इफेक्ट में कितना इंटर रिलेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारा ये रूट कॉज है या नहीं है। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं और फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। ऑल्दो इसको इंडस्ट्री में आज की डेट में फोरम डायग्राम भी कहते हैं और 6M डायग्राम भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये जो मछली बनी हुई है, ये जो इफेक्ट आ रहा है, इसका जो आउटपुट आ रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर ये जो भी इफेक्ट, इसका जो प्रॉब्लम है, 100% जो इसके अंदर कुछ भी चल रहा है, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम को उगल रही है। तो उन्हीं एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए मेजरली हम अपने प्रोसेस में 6M की बात करते हैं, और उन 6M में उनको ड्रिल डाउन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। देखिए, अगर जैसे फिशबोन डायग्राम है, फिशबोन डायग्राम को इस तरीके से बताया गया है कि जैसे फिश का एक बैकबोन होता है, क्योंकि इस बैकबोन से ही ये सारी जो जितनी बोन्स है एसोसिएटेड है। इस बैकबोन से जो मेजर बोन्स हैं, दैट इज अ बिग बोन्स, और जो इन बिग बोन्स के जो सब्सिडरी बोन्स हैं, दैट इज अ मीडियम बोन्स, और उनके भी जो जैसे फिन्स के साथ जो बोन्स होती हैं, दैट इज अ स्मॉल बोन्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इन बोन्स को समझना और इन एलिमेंट्स को समझना, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। दैट इज, अगर अभी एक नेक्स्ट स्लाइड देखें, तो उसमें है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। पहला, इट आइडेंटिफाई वेरियस कॉजेज अफेक्टिंग अ प्रोसेस। जैसे मैंने कि बोला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो उसके एसोसिएटेड प्रोसेसेस है, जो उसके एसोसिएटेड विंग्स है, जो उसके एसोसिएटेड जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर। कुछ लोग यहाँ यहाँ पे एनवायरनमेंट देख रहे होंगे, इसको ब्रीफली मदर नेचर भी कहते हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ 6M। जो पीपल है, दैट इज नथिंग, दैट इज मैन। जो इक्विपमेंट है, दैट इज नथिंग, दैट इज मशीन। इवन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस ओनली 6M। अगर आपके पास कोई और भी कॉज है, जो कोई बिग बोन है, जिसको आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका क्या कारण, के कारण वो प्रभाव दे रहा है किसी प्रॉब्लम को, तो आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। बट मेजरली जो फिशबोन डायग्राम है,
वो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर नेचर के ऊपर बनाया जाता है। बिकॉज अगर हम इन 6M के ऊपर अपने को एनालाइज करें कि कहाँ हमारा प्रोसेस गलत चला गया, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं, हम उसको आगे रिलेशनशिप बना सकते हैं। इस जो भी इसके पोटेंशियल कॉजेज निकलेंगे और प्रोबेबल कॉजेज निकलेंगे, उसका रिलेशनशिप इस प्रॉब्लम से, जो भी इसके प्रोसेस के पोटेंशियल कॉजेज निकलेंगे या प्रोबेबल कॉजेज निकलेंगे, उसका इस प्रॉब्लम से। ऐसे ही जब हम इन 6M के प्रोबेबल और पोटेंशियल कॉजेज को निकाल लेंगे और इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप देख लेंगे, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी, और उसमें से हम एक रूट कॉज निकालेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को किल कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्चुअली पोटेंशियल एंड प्रोबेबल कॉज of to particular any problem, to get to know the effect, it is very important to learn what is cause and effect diagram। आइए बढ़ते हैं। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया यहाँ पे कि जैसे व्हाट इज, अगर पार्ट डायमेंशन आउट ऑफ स्टैंडर्ड हो गया है, तो मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, मशीन के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, मटेरियल के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, और मेथड के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है। बिकॉज ये जो 4M है, अल्टीमेटली प्रोसेस में ये चारों M बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे सब समझेंगे इसको पूरा, कि अगर एक फिशबोन डायग्राम बनाना है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाना है, CNE भी कहते हैं इसको, तो आखिर आखिर मेथोलॉजी क्या है इसकी, कैसे किसी प्रॉब्लम के आने के बाद क्या स्टेप्स होते हैं जिनको करने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम को ड्रिल डाउन कर सके और अल्टीमेटली उस रूट कॉज तक पहुंच सके, ताकि वो प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में अकर ना हो। तो व्हाट इज द मेथोलॉजी ऑफ फिशबोन डायग्राम। स्टेप 1, कि सारे पॉसिबल कॉजेज को निकाले जाए। कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक अ फिशबोन डायग्राम एंड राइट ऑल पॉसिबल कॉजेज इन 6M आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम के आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है, दैट इज द ब्रेनस्टॉर्म। और ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसको करना भी एक सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग अपने दिमाग में से वो सारी चीजें नहीं सोचेंगे जो उस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आए और बताएं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और कोई बोले कि सर इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो सारे आइडियाज को एक जॉट डाउन करना, एक लिस्ट आउट करना, और अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में उन सारे पॉसिबल कॉजेस को निकालना, जिनसे कुछ सस्पेक्टेड कॉजेस को हम स्ट्रेटिफाई कर पाए, यानी कि डिवाइड कर पाए बहुत सारे कॉजेस को छोटे कॉजेस में और फ्रूटफुल कॉजेस में निकालना। क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें होंगी तो उन पे काम करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की हेल्प से हम पॉसिबल कॉज निकाल सकते हैं, और उसके अंदर से हम सस्पेक्टेड कॉज निकाल सकते हैं। फिर उस सस्पेक्टेड कॉज में से हम वैलिड कॉज निकालेंगे थ्रू द सिमुलेशन टेस्टिंग। जैसा कि मैंने बताया कि अगर दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे, किसका, कॉज का वेदर इट इज अ मैन, कॉज का वेदर इट इज अ मशीन, कॉज का वेदर इट इज अ मदर नेचर, मेजरमेंट और एनी अदर एम, उसका रिलेशनशिप देखेंगे इफेक्ट से, तो हम उसे एक वैलिड कॉज निकालेंगे। और उसके बाद जो भी वैलिड कॉज आएगा उस पर हम वाई वाई एनालिसिस करेंगे एंड वी गेट टू नो दैट व्हाट इज द रूट कॉज, और जिसके बाद हम उस रूट कॉज के ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो methodology of a fishbone diagram is step number 1 is make a fishbone diagram and write all possible causes in 6M after brainstorming session. Step 2, find out the suspected causes from the possible cause. Step 3, validate all suspected cause and write the result, and all the result validated are valid cause of problem. And the last, do the Y-Y analysis of the valid cause and find out the root cause of the problem. आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म सेशन करना कैसे है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। देखिए, सबसे पहले जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूरी है रखना।
एक, तो जब भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें तो जो आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या जो इफेक्ट है, आप उसको पहले तो इलस्ट्रेट कीजिए कि इस बारे में बात करनी है, और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को कंडक्ट कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को एक एजेंडा दे देंगे कि इस बारे में बात करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये बोलना है कि यार इसका ओडी ओवर साइज आ रहा है, तो एवरीवन नीड्स टू बी थिंक अराउंड द एंड ऑन द सब्जेक्ट। क्योंकि सब लोगों का सोचना ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों आ रही है, क्या गलत हो गया। उसके लिए प्रॉपर इम्प्रॉपर करेक्ट इज इनकरेक्ट। देखिए मेथोलॉजी में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या है, प्रॉपर इज इम्प्रॉपर। हो सकता है कि सही चीज गलत हो और गलत चीज भी सही हो। तो ये सारे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की कुछ मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट्स है। जैसे 5 से 7 लोग होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कहते हैं कि फ्रूटफुल डिसीजन लेने के लिए जो लोग होने चाहिए कम हो, टीम साइज कम हो। अगर टीम साइज ज्यादा है तो उनको भी ग्रुप्स में बांट दीजिए। टीम साइज में सीएफटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस फंक्शनल टीम प्लस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अबाउट कि क्रॉस फंक्शनल टीम में सिर्फ क्वालिटी के लोग होंगे, सिर्फ इंजीनियरिंग के लोग होंगे, या सिर्फ प्रोडक्शन के लोग होंगे, या मेंटेनेंस के लोग होंगे, या सिर्फ मैनेजमेंट के लोग होंगे। अगर आप लोग किसी ऐसे लेवल को भी उसके अंदर पार्ट लेना देना चाहते हैं जो मशीन पे रहता है, यस, मेरा मानना है कि ऑपरेटर ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। क्योंकि जो काम कर रहा है, जो उस मशीन को देख रहा है, और जो आदमी है वो अपना बेटर कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। एक यूज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है कि किसी को रोकना नहीं है। एक जो भी सुझाव आ रहे हैं उनको रखना है, और उसके बाद उन सारों को लिस्ट डाउन करना है, और अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप उनको हमें सॉर्ट करना है। मेजरेबल होने चाहिए, एनेबल टू एक्शन, मतलब अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए। एंड राइड ऑन अदर आइडियाज, लोगों की बातों को समझे और उसके अकॉर्डिंग चले। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में टीम एक्सरसाइज टू फाइंड आउट पॉसिबल कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। टीम मेंबर थिंक क्रिएटिवली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले एजेंडा सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द प्रॉब्लम नॉट ऑन द टीम मेंबर्स, कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अगर कोई छोटा भी एम्प्लॉय है या कैसा भी है, वो अपना व्यूज रखना चाहता है, उसको रखने दीजिए। क्वांटिटी ऑफ आइडिया इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मोर देन द क्वालिटी ऑफ आइडियाज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे जो थिंकिंग है, जो सारे पॉसिबल कॉजेज हैं, जो प्राइमरी कॉजेज हैं, जो सेकेंडरी कॉजेज है, जो टर्चरी कॉजेज है, हो सकता है कॉजेज के भी कॉजेज हो, वो सारे क्या पता कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो बंदा है, जो जो मैनेजर है, जो इंजीनियर है, क्या पता हर कोई क्रिएटिवली थिंकिंग करता है, तो हर कोई अपना इनपुट दे सकता है। तो क्वांटिटी लीजिए, सबसे पहले सारे जितने भी आइडियाज हैं उनको क्वांटिफाई कीजिए, उसमें से फिर क्वालिटी लीजिए। बिकॉज एवरी आइडिया इज इंपॉर्टेंट, क्या पता कहाँ पे क्या क्लिक कर जाए। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक बहुत ज्यादा चीज होती है, दैट इज अ क्रिटिसिज्म, कि अरे ये क्या बताएगा। तो क्रिटिसिज्म ऑफ एन आइडिया इज नॉट अलाउड, एवरी आइडिया इज इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे एक मैंने प्रॉब्लम लिया, वो प्रॉब्लम मैं आगे दिखाऊंगा। और हमने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग लिया, हमने सारे 5-7 लोगों को बिठाया और हमने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट किया, और हमने उसको लिस्ट आउट किया। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिस्ट आउट की है, जैसे किसी ने बोला कि सर हो सकता है कि अनट्रेन्ड ऑपरेटर हो, पैरामीटर नॉट सेट एज पर द स्टैंडर्ड हो सर, हो सकता है कि सर मेटल का टेम्परेचर लो। तो ये पर्टिकुलर उस इफेक्ट या उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है। जैसे सर किसी ने बोला कि फ्लैश ऑब्जर्व फ्रॉम प्लंजर है, एंड सो ऑन। जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रोक रहा हूँ, आप इन सारी चीजों को देखिए कि सारे को जॉट डाउन करना है और लिस्ट आउट करना है। मशीन लेडल एंगल लेस, मेटल टेम्परेचर इज हाई, कोई कुछ भी बोल सकता है, बट आपको एक ही चीज करनी है कि उसको लिस्ट आउट करना है और जॉट डाउन करना है। फिल्टर हो सकता है नॉट क्लीन, स्प्रू ब्रश फिनिश की हो सकता है पुअर हो। तो ऐसी सबके सुझावों को आपको एक पेपर पे लिखना है, और उसके बाद उसको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे, कि आपका क्या टॉपिक था,
उस टॉपिक में आपके जो मैन के आइडियाज में किस किस ने आइडिया दिया, मटेरियल में किस किस ने आइडिया दिया, मशीन में किस किस ने आइडिया दिया, और मेथड में किस किस ने दिया। तो आपने क्या किया, ये सॉर्टिंग की है। प्लस यहाँ पे कुछ नए आइडियाज आए, उन आइडियाज को भी आपको यहाँ लिखना है, और उसके बाद आपको वोट करना है कि किस आइडिया के लिए कौन आदमी ज्यादा अग्री करता है, और उसकी एक समराइज कॉपी बनानी है। तो आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग पुट ऑल द आइडिया एंड व्यूज एंड मैन एंड मशीन मेथड, इस फॉर्मेट में उसको सजाना है। ऑल्दो दिस इज नॉट द स्पेसिफिक फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट क्या है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, लिस्ट आउट कीजिए अपने आइडियाज को, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उनको कैटेगराइज कीजिए, और कैटेगराइज करने में उनको वोट आउट कीजिए। कि एक्चुअली वोट आउट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसको समराइज करके वोट आउट करके उनका रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन द आपके जो इफेक्ट है और कॉज के बीच में। उसके बाद आपने इन सारे को देखिए, जैसे आपने प्राइमरी कॉज निकाल लिए, सेकेंडरी निकाल लिए, टर्ची निकाल लिए, तो देखिए एक प्रॉब्लम था ब्लो होल प्रॉब्लम इन वाई एट, ये एक मॉडल है, इट्स जस्ट ओनली एग्जांपल। उसका जो भी आपने वो 15-17 लिस्ट आउट किए थे, उनको हमने कैटेगराइज किया मैन के रिस्पेक्ट में, मशीन के रिस्पेक्ट में, मटेरियल के रिस्पेक्ट में, और मेथड के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर कोई ह्यूमिडिटी का फैक्टर होता, कोई टेम्परेचर का फैक्टर होता, तो हम उसको एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में भी लेते। कोई और फैक्टर होता तो हम उसको जैसे एनवायरनमेंट के मेजरमेंट में लेते, फॉर एग्जांपल कैलिब्रेशन आउट बोलता था कोई, तो हम उसको मेजरमेंट में लेते, राइट। तो अब जब हम इसको लिस्ट आउट कर लेंगे और हम इसको स्टैटिफाई कर देंगे, हम इसको ग्रुप्स में कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी फील्ड्स, मैन मशीन मटेरियल मेथड के, जो एक प्रोसेस के 4 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग। बट उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमें देखिए एक मैन में जो भी आपके पॉसिबल और पोटेंशियल कॉजेज निकले थे, उनके रेस्पेक्ट में आपके प्रोसेसेस में अभी क्या स्पेसिफिकेशन और क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको चेक करने के बाद क्या वो रिक्वायरमेंट और जो आपके स्पेसिफिकेशंस है अगर वो मीट कर रहे हैं, तो उनकी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। और ऑब्जर्वेशंस लिखने के बाद अगर वो सब कुछ सही काम करती है, तब तो ओके। अदरवाइज अगर जैसे यहाँ पे आ गया देखिए वैलिड, तो इसका मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वैलिड है, अनस्किल्ड क्वालिटी इंस्पेक्टर की वजह से एक ही वैलिड कॉज है कि ये होता तो शायद इसके कारण ये इफेक्ट आ सकता है। दूसरा न्यू ऑपरेटर, तो उसने बोला कि नहीं, फॉल हमने आर एच साइड विदाउट ऑपरेशन पार्ट एंड एल एच साइड ऑपरेशन डन पार्ट, उन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन मेथड ये है, और उन्होंने सेम चीज को फॉलो किया, तो उसके लिए ये इनवैलिड हो गया। ऐसे ही मेथड में वो गए और उन्होंने बोला कि इंस्पेक्शन मेथड नॉट फॉलो, हो सकता है कि इंस्पेक्शन मेथड फॉलो ना हो, तो रिक्वायरमेंट कहता है कि 100% मटेरियल चेक होना था और सेंड इट टू पैकिंग एरिया। जब वेरिफिकेशन किया गया तो वेरीफाई ऑन फाइनल इंस्पेक्शन एरिया दैट आफ्टर इंस्पेक्शन मटेरियल इज मूव्ड इन पैकिंग एरिया विद इन अ डे और आउट, ये वेरीफाई करा गया। बट पाया क्या क्या, कि आफ्टर इंस्पेक्शन मटेरियल इज नॉट मूव्ड इन द पैकिंग एरिया विद इन अ डे, फाइनल इंस्पेक्शन इज लोकेटेड इन अ ग्राउंड फ्लोर एंड पैकिंग एरिया इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो देखिए जब आपका स्पेसिफिकेशन मीट ना हो, तो यानी कि वो स्टैंडर्ड से डेविएट हो गया और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं आया, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन अलग आया, तो इसका मतलब ये एक वैलिड कॉज हो गया। तो ऐसे ही चाहे वो मैन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, और चाहे वो मदर नेचर हो, ऐसे ही आपको सारे जॉट डाउन कर लेना है, उनके पॉसिबल कॉजेस को लिख लेना है, उनके रिस्पेक्ट में उनके क्या स्पेसिफिकेशन या क्या रिक्वायरमेंट है वो रखना है, उनको वेरीफाई करना है, वेरीफाई विद दिस स्टैंडर्ड मेथड। और उसके बाद आपकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि वेदर दिस पॉसिबल और पोटेंशियल कॉज इज वैलिड और अनवैलिड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी पॉसिबल कॉज को एक सस्पेक्टेड कॉज में बदले, और उस सस्पेक्टेड कॉज के ऊपर जब आप ये सिमुलेशन स्टडी करें, तो आपको वैलिड और इनवैलिड करने के बाद आपको आपका रूट कॉज मिल सकता है। बट ये सब करते समय इन चीजों का, किन चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई ऑल द रिलेवेंट कॉज। ये नहीं कि कोई कुछ भी बताया जा रहा है कि सर ऐसा कर लो, एंड द कॉज इज मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्ट, वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ के रखना है। एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिवली ऑल्सो, कि क्या गलत जा सकता है, क्या गलत जा सकता है, एंड द वाई,
लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको कॉज निकालते समय, कारण निकालते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका इफेक्ट है, क्या आप पूछ रहे हैं कि इसको ये क्यों है, कारण क्या है इसका, वाई, वाई बोलना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अगर मैन में ये आ गया तो मैन में क्या हो सकता है कि अनट्रेन्ड ऑपरेटर, तो ऐसा क्यों। हो सकता है कि उसको अनट्रेन्ड ऑपरेटर, तो हो सकता है उसको ट्रेनिंग ही ना मिली हो, तो ऐसा क्यों। क्योंकि हो सकता है कि उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट ही ना हो, ऐसा क्यों। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक द सेम नंबर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एज दैट ऑफ इफेक्ट। इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम? It helps team understand that there are many causes that contribute to an effect. And the most important, it graphically display the relationship of the causes to the effect and to the each other. And it helps to identify area of improvement. दोस्तों, मेरा मानना तो देखो ये है कि ये तो एडवांटेजेस है ही, बट इसका जो बेस्ट एडवांटेज है कि इसमें कोई भी आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है। आप 7QC टूल के कोई जितने भी बाकी टूल्स हैं उन सब में आप देख लीजिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको क्वालिटेटिव वर्ड के साथ साथ क्वांटिफाई वर्ड्स भी करने यूज करने पड़ेंगे। आपको वो अप्रोच जो स्टैटिस्टिक्स की है वो भी लगानी पड़ेगी, चाहे उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो। बट ये एक ऐसा टूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने पॉसिबल सस्पेक्टेड कॉजेस को इन रिस्पेक्ट ऑफ योर मैन मशीन मटेरियल मेथड के रिस्पेक्ट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इफेक्ट है, उनका आपस में इंटर रिलेशन क्या है। तो दोस्तों, जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, और जो फिशबोन डायग्राम है, और जो आपका स्केलेटन डायग्राम है, जो आपका 6M डायग्राम है, ये सारे डायग्राम एक हैं। और आपकी इंडस्ट्री में किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉज का निकालना बहुत जरूरी है। उन कॉज को निकालने में आपके कुछ प्राइमरी कॉज होते हैं, कुछ सेकेंडरी कॉज होते हैं, और कुछ टर्चरी कॉज होते हैं। याद रखिए, आप बैकबोन, बिग एंड बैकबोन का बिग बोन एंड अ स्मॉल बोन, आप जब उसको स्ट्रैटिफाई करते हैं, उसको लेयर टू लेयर आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और जो उनके एसोसिएटेड कारण है उस इफेक्ट के, जब आप उसको एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।